नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नाम दिया गया है हाइड्रोलाइसिस। केमिकल रिएक्शन एक कोवेलेंट कंपाउंड की जो पानी के साथ होती है उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइसिस। जब आयनिक कंपाउंड को हमने पानी में डाला था तो कहा कि पानी ने उस आयनिक कंपाउंड को सराउंड कर लिया। पानी का सराउंड करने वाला प्रोसेस कहलाया था हाइड्रेशन, और वहां से जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको हमने नाम दिया था हाइड्रेशन एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म काम में आती है हाइड्रेशन। और अगर कंपाउंड कोवेलेंट टाइप का हो तो कोवेलेंट कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाने लगते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड की पानी के साथ होने वाली रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो एक कोवेलेंट कंपाउंड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोलाइसिस। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और उसके पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो, क्योंकि एक मैकेनिज्म है जिसको नाम दिया जाता है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर इस टाइप की एक रिएक्शन है जिसकी वजह से ये नाम बनता है। समझते हैं, देखो कैसे ये एग्जांपल अपन ने काम में लिया। जैसे मैं हाइड्रोलाइसिस करने जा रहा हूं एक कंपाउंड का, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है SiCl4, नाम है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सेंट्रल एटम सिलिकॉन हुआ। हम जानते हैं सिलिकॉन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और 4 क्लोरीन जुड़े हैं। 4 का मतलब ज्योमेट्री हो गई है टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन जो बनकर आया है वो क्या हो जाएगा? sp3। तो ये sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब कंपाउंड कोवेलेंट है, आपको रिएक्शन करवानी है पानी के साथ। हम पानी लेकर आए। पानी जब आएगा तो पानी के पास लोन पेयर होगा। आप जानते हो पानी के पास लोन पेयर होता है क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बाकी के 2 लोन पेयर हैं। अगर एक के पास लोन पेयर है तो दूसरे के पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि वो कंबाइन कर पाए, अनइक्वल शेयरिंग करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। जो देता है वो लेविस बेस होता है और जो लेता है वो लेविस एसिड कहलाता है। तो ये लेविस बेस बनेगा और वो लेविस एसिड बनेगा। पानी ने अपना लोन पेयर डोनेट किया सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। सिलिकॉन के पास डिब्बा खाली होगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि सिलिकॉन होता है थर्ड पीरियड का। 4 बॉन्ड अगर बना भी लिए तो 3s और 3p काम में आने के बाद 3d तो खाली पड़ा है, और खाली पड़ा है मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक के पास हो लोन पेयर और दूसरे के पास हो वैकेंट ऑर्बिटल, तो इस अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनकर आता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब पानी इसके साथ कंबाइन करेगा तो देखो क्या होगा। पानी के कॉम्बिनेशन की वजह से अभी तक 4 बॉन्ड बने थे, एक और कॉम्बिनेशन के बाद 5 बॉन्ड बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन बनकर आएगा sp3d। ज्योमेट्री को क्या नाम दोगे? sp3d के करस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम नाम देते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनकर आएगा। सिलिकॉन था, 3 क्लोरीन तो प्लेन में लगे हुए थे, इन तीनों ने मिलकर ट्रायंगल बनाया था। एक क्लोरीन यहां पर है और एक पिरामिड पर हमने क्या लगा दिया? H2O। ये एक स्टेट बनी है जो कि हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के तरीके को समझा रही है, और इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? TS। पूरा नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट वो इंटरमीडिएट स्टेट है जो हमें एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से ये कंपाउंड प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होगा। और काम की बात, इस ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन 1 से बढ़ जाता है। पहले जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ करता था वो हाइब्रिडाइजेशन अभी कौन सा बन गया है? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन 1 से इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर sp है तो जाएगा sp2 पर, sp2 वाला है तो जाएगा sp3 पर, sp3 वाला है तो जाएगा sp3d पर। हाइब्रिडाइजेशन 1 से इंक्रीज कर गया। अब हुआ क्या? इस एग्जाम्पल में देखें तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन नजदीक आया और इन दोनों ने कंबाइन करके क्या एलिमिनेट कर दिया? HCl। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ने कंबाइन करके किसको एलिमिनेट किया है? HCl। अगर यहां से आप HCl को एलिमिनेट कर देंगे तो HCl के एलिमिनेशन के बाद यहां पर क्या बचेगा? OH। कितना OH बचेगा? 1। और कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 3। जो अगला कंपाउंड बनकर आएगा उसका फॉर्मूला होगा, सिलिकॉन के पास 3 तो क्लोरीन लगे हुए हैं और 1 लगा हुआ है OH। ये कंपाउंड बन गया। वापस से हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले पर ही आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? sp3। ज्योमेट्री फिर से क्या बनकर आ गई? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था और बाद में भी sp3 हुआ है, बस बीच में हाइब्रिडाइजेशन एक बार चेंज हुआ था और ये चेंज होकर बन गया था sp3d। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में एक स्टेप बनकर आई
sp3 से sp3 जाते टाइम अपन ने बीच में एक बॉन्ड बनाया था और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से ये कंपाउंड जहां 4 क्लोरीन थे वहां 3 क्लोरीन लगे और एक OH लग गया, और उसके लगने के तरीके को एक्सप्लेन करने वाली जो स्टेट होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जब भी ये ट्रांजिशन स्टेट आती है हाइब्रिडाइजेशन को 1 से बढ़ा देती है, पहले भी sp3 बाद में भी sp3 पर बीच में हाइब्रिडाइजेशन sp3d बन जाता है। ये जो मैकेनिज्म यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे थे, इसी मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है SN2 मैकेनिज्म। पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। GOC में पढ़कर आए होंगे आप, SN1 SN2 ये वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफाइल, पानी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, कैसे चेक करना। SiCl4 में अगर हम नोटिस करें तो हम कहेंगे सिलिकॉन और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का। क्लोरीन का EN ज्यादा है तो उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो तो रहेगा पार्शियल नेगेटिव, और जो सिलिकॉन के ऊपर चार्ज आएगा वो होगा पार्शियल पॉजिटिव। जो पानी है वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज होती है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से क्या हुआ, Cl जो था वो सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि Cl हटा के आपने क्या लगा दिया, OH। तो न्यूक्लियोफाइल आया और उसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई है, इसीलिए प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो बीच की स्टेट है उसको हमने ट्रांजिशन स्टेट कहा है। और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर लगने वाला और हटने वाला दोनों अवेलेबल है। Cl जिसको हटना था वो भी है और लगने वाला OH भी इसके अंदर है, क्योंकि दोनों कंबाइन करके ही किसको एलिमिनेट कर रहे हो, HCl। इसी वजह से पूरा जो प्रोसेस है वो बनकर आता है SN2, और पूरा नाम बनता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफाइल आया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई है और दोनों अवेलेबल थे, इसी वजह से पूरा नाम बना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। वहीं पर खत्म नहीं होगा प्रोसेस, अभी तो और आगे चलेगा। आगे क्या होगा, अगला पानी आएगा। जैसे ही पानी आएगा अटैक करने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन 1 से बढ़ेगा। अभी sp3 है, वापस से sp3d हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन 1 से बढ़ेगा, एक का हाइड्रोजन और एक का क्लोरीन कंबाइन करके क्या एलिमिनेट हो गया, HCl। और जब HCl हटेगा तो एक OH और लग जाएगा, 2 Cl बचेंगे, 2 OH होंगे। इस तरह से करते करते आप 3 Cl हटाने वाले हो, मतलब आप 3 पानी लेकर आओगे। अगर 3 पानी आएंगे तो बदले में 3 HCl एलिमिनेट हो जाएंगे, और तीनों HCl एलिमिनेट होने के बाद जो कंपाउंड बनकर आएगा उसमें सिलिकॉन के पास सिर्फ और सिर्फ OH ही नजर आएंगे। ये एक एसिड होता है जिसको हम नाम देते हैं सिलिसिक एसिड, उसको बना के आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना जिसमें आपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तीनों पानी की वजह से 3 HCl हटा दी और ये कंपाउंड बन गया। क्या मैकेनिज्म था, SN2, नाम दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। कंसेप्ट क्या कहता है, कंडीशन में चेक करो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और साथ में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल हो ताकि पानी अटैक कर पाए, पानी तो लोन पे लेकर आएगा। अगर उसके पास डिब्बा ही खाली नहीं है तो पानी कंबाइन क्यों करेगा। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना है तो पॉजिटिव चार्ज रहे उसके पास। तो ये कंडीशन है जो पूरी हो जानी चाहिए। मैकेनिज्म बनता है SN2, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये कोवेलेंट कंपाउंड था जिसने पानी के साथ रिएक्शन करी, और उसी को हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोलाइसिस। चेक कर लो एग्जांपल। न्यूक्लियोफाइल पानी आया, BCl3 था, पानी ने अटैक किया बोरोन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके पास डिब्बा खाली है। क्यों बोल रहा हूं डिब्बा खाली है, क्योंकि BCl3 में अगर हम चेक करें तो बोरोन के पास 4 डिब्बे होते हैं, क्योंकि बोरोन सेकंड पीरियड का है। उनमें से 3 क्लोरीन तो जुड़ चुके हैं, मतलब एक डिब्बा खाली होगा। उस डिब्बे में बोरोन के पास जो है वो पानी का लोन पेयर एंटर कर जाएगा। उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, अटैक हुआ। पानी के अटैक होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो पहले sp2 था वो बढ़कर क्या हो गया, sp3। और यही वाली स्टेप जहां पर हाइब्रिडाइजेशन 1 से बढ़ जाता है, कौन सी स्टेट कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। पानी ने अटैक कर दिया, पानी का हाइड्रोजन और इसका Cl ये कंबाइन करके HCl एलिमिनेट करेंगे, जैसा कि यहां पर पूरे मैकेनिज्म बताया है। और Cl हट के क्या लग जाएगा, OH। ये OH आ गया, बाकी के 2 Cl रह गए। फिर पानी आएगा, फिर Cl हटाएगा, अभी 2 Cl है, मतलब 2 पानी आएंगे, 2 HCl एलिमिनेट होंगे और कंपाउंड बन के आ जाएगा जिसमें बोरोन के पास तीनों के तीनों OH अवेलेबल होंगे। तो ये मैकेनिज्म है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। और क्या नाम दिया जाता है मैकेनिज्म को, SN2। पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। वही एग्जांपल में अपन ने SiCl4 में लिखा। और ट्रांजिशन स्टेट को बताने के लिए क्या कहा, रिएक्टेंट से जब ट्रांजिशन स्टेट में जाते हो तो हाइब्रिडाइजेशन 1 से बढ़ जाता है। sp वाला sp2, sp2 वाला sp3,
sp3 वाला sp3d बन जाता है। चेक करिए क्या कहेंगे। हाइड्रोलाइसिस कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का देखो किस तरह से, जैसे BCl3 था, पहले तो मैकेनिज्म से बनाया, अब जब डायरेक्ट बनाना है तो क्या करूं, BCl3 है, पानी जब अटैक कर रहा है तो हो क्या रहा है, पानी जब अटैक करता है तो वहां से Cl को हटा के उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देता है, OH। मतलब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे तो अटैक करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को उठा के फेंक देता है और उसकी जगह क्या लगा देता है, OH। तो कुल मिला के आपको ये करना है कि मोर ईएन वाले को हटाना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, OH। चेक करो, BCl3 था, कितने क्लोरीन हटाने थे, 3, तो कितना पानी आया होगा, 3 पानी आया, पानी आके Cl को हटा के क्या लगा दिया, OH, और बदले में क्या एलिमिनेट हो गया, HCl। कौन से फ्यूम्स निकलते हैं HCl के, व्हाइट फ्यूम्स। एक बार क्वेश्चन में आया था, ये एम्स के अंदर पूछा था कि इनमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर व्हाइट फ्यूम्स देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। व्हाइट फ्यूम्स मतलब किसके होते हैं, HCl। पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर अब किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो हम यहां से आंसर ये देंगे कि हाइड्रोलाइसिस किसका ज्यादा होता है, आयनिक का या कोवेलेंट का। आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डालते हैं तो पानी उसको घेरता है, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। कोवेलेंट कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करता है और कोवेलेंट कंपाउंड की पानी के साथ होने वाली रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो कंपाउंड कोवेलेंट टाइप का होना चाहिए ताकि हाइड्रोलाइसिस हो पाए। तो वो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया जाएगा कि जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और वहीं से सबसे जल्दी कौन सी गैस एलिमिनेट होगी, HCl। कैसे फ्यूम्स निकले होंगे, व्हाइट फ्यूम्स। तो देखो क्या कहा, 3 क्लोरीन थे, 3 पानी आया, बदले में 3 HCl हट गया और कंपाउंड बन गया BOH होल थ्राइस, जिसको हम H3BO3 कहते हैं। दिस वन इज बोरिक एसिड, या फिर दूसरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड भी कह सकते हो, क्योंकि आप यहां से मेटा बना सकते हो, पायरो बना सकते हो, इस तरह का कंपाउंड। फिर देखो अगला अपन ने कंपाउंड लिखा था SiCl4, ये भी एग्जांपल ले चुके, ये भी ले चुके। 4 क्लोरीन है मतलब 4 पानी आने वाला है, 4 पानी आएगा मतलब बदले में 4 HCl एलिमिनेट हो जाएगा। और जब आप 4 HCl को एलिमिनेट कर दोगे तो HCl के तो वही क्या कि व्हाइट फ्यूम्स एलिमिनेट होने वाले हैं, और Cl हटेंगे और Cl की जगह क्या लगेगा, OH। कंपाउंड बन के आएगा SiOH होल 4। एसिड की फॉर्म में लिखेंगे H4SiO4, जिसको हम कौन सा एसिड कहते हैं, सिलिसिक एसिड। ये बनकर आ गया, ये HCl के व्हाइट फ्यूम्स लिबरेट हो गए। तो कुल मिला के आप प्रोसेस में ये कर रहे हो कि आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा रहे हो और उसकी जगह क्या लगा देते हो, OH। और इस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। अब कंपेयर करते हैं, कैसे करना है कंपेयर। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ कैसा रिलेशन बोला गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी ये पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा था आपको, क्या कहा कि हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी कोवेलेंट कंपाउंड की होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो पानी के साथ क्या करना प्रीफर करते हैं, हाइड्रेशन। तो हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और हम क्या कहेंगे, अब कोवेलेंट कैरेक्टर की फेवरेबल कंडीशंस को बताने के लिए एक रूल हमारे काम में आता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फजान रूल। पढ़कर आए हो आप बॉन्डिंग में। फजान रूल हमें कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कब कब बढ़ेगा, पहली बात केटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा, और स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये पांचों कंडीशन किसको फेवर करती है, कोवेलेंट कैरेक्टर को। केटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा, और कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट। अगर ये सारी चीजें फेवर कर रही है तो इसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वाले फैक्टर तो हमने वहां पर भी देखे थे, उसी को हम यहां लगा सकते हैं। बाकी फैक्टर, छोटा केटायन, बड़ा एनायन, हाई पॉजिटिव, हाई नेगेटिव। चेक करो, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। सोडियम पर चार्ज आया +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3, सिलिकॉन पे +4। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा SiCl4, फिर AlCl3, फिर MgCl2, फिर NaCl। आ गया आंसर। नेक्स्ट वन चेक करें, BF3, BCl3, BBr3, Bi3। सेंट्रल एटम तो कॉमन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनायन का साइज बढ़ रहा है। अगर एनायन का साइज बढ़ता है तो हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा Bi3, BBr3, BCl3, BF3। चेक करना, ये एक बार पहले भी आया पी ब्लॉक में ऑर्डर, जहां हम लेविस एसिड और लेविस बेस की बात कर रहे थे।
पानी तो अटैक करने आता है, तो वो तो बनता है लेविस बेस, तो ये बनेंगे लेविस एसिड। मैंने क्या कहा, सबसे बढ़िया लेविस एसिड BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया BI3 होता है। इसको हम क्या कह के पीछे फेंक देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो गई थी। अगर बैक बॉन्डिंग बढ़िया हो जाएगी तो जो बोरोन है वो फ्लोरीन से लेने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि आराम से पाई बना लेंगे, तो फिर इसकी किसी और से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसके अंदर होगी, BI3 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। इधर देखो, यहां पर जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस बढ़ रहा है, इसका कम हुआ क्योंकि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है। और अगर NaCl आयनिक टाइप का है तो जब पानी में डालोगे तो इसके अंदर एक अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसको हम नाम देते हैं आयन डाइपोल। Na+ के नजदीक पानी का O वाला पार्ट सराउंड करेगा, Cl- के नजदीक पानी का हाइड्रोजन सराउंड करेगा, और इस तरह से सराउंड करने वाला प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। और यहां जो एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी वजह से चीजें चेंज होंगी। चलिए नेक्स्ट वन, LiCl, BCl3, LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। चेक करो, चार्ज लगाओगे, लिथियम पे चार्ज आया +1, बेरिलियम पे +2, बोरोन पे +3, कार्बन पे +4। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा, हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। पर काम की बात, CCl4 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्यों क्रॉस किया, चार्ज तो सबसे ज्यादा था, पर दिक्कत यहां पर यह होगी कि CCl4 के अंदर अगर आप नोटिस करें तो कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड वाले के पास 4 ही डिब्बे होते हैं। अब 4 डिब्बों में से कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अगर कार्बन ने चारों क्लोरीन जोड़ रखे तो पानी का अटेक ही नहीं हो पाएगा, और अगर पानी का अटेक नहीं हो पाएगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस ही चालू नहीं हुआ। और हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए मैंने क्रॉस कर दिया और यहां लिख दिया नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, इसीलिए यहां पानी अटैक नहीं कर पाता। क्वेश्चन पूछता भी है, पूछा जाता है कि CCl4 नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे पानी के साथ रिएक्शन शो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास डिब्बा खाली नहीं है। हाई टेम्परेचर पर कंडीशंस वगैरह चेंज करोगे, SN2 नहीं किसी और मैकेनिज्म से करने की कोशिश करोगे तो आप कंपाउंड बनाने लगोगे। वो Cl हटा देना, फिर पानी का अटैक कर देना, फिर वो COCl2 बना देना, वो अलग प्रोसेस होगा। पर हाँ, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर इसके पास डिब्बा खाली नहीं होता। बाकी वो कंपेयर कर दो, चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या कहेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा BCl3, फिर BeCl2 और फिर LiCl हो गया। नेक्स्ट वन, SF6, SeF6, इसी फैमिली की बात करें, ऑक्सीजन वाला है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, साइज बढ़ रहा है। केटायन का साइज अगर छोटा होता है तो हम कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो केटायन तो सबसे छोटा सल्फर है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, अगर इधर की तरफ जाओगे तो हम कहेंगे कि इधर की तरफ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर वालों का हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होना चाहिए। क्रॉस कर दिया, SF6 का नहीं होता, इधर की तरफ जाने पर टेंडेंसी बढ़ नहीं रही, कम हो गई है। नीचे वालों की टेंडेंसी ज्यादा है इसमें। क्यों ज्यादा है, SF6 के अंदर अगर देखें तो कंपाउंड के अंदर डिब्बा खाली है, हाँ है। सल्फर तो थर्ड पीरियड का है, 3s 3p के बाद 3d खाली पड़ा हुआ है। आपने 6 बॉन्ड अगर बना भी दिए, उसके बावजूद भी उसके पास तो डी खाली है, क्योंकि डी तो 5 होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, sp3d2 टाइप का है, पर आगे भी तो डी काम में ले सकते हो। कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है, तो कंपाउंड कोवेलेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये वाली दिक्कत भी नहीं है, वो वाली दिक्कत भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे, देखिएगा क्यों नहीं कर रहे। एक प्रॉब्लम है जिसको मैं नाम दे रहा हूं, दिस वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहा स्टेरिक हिंड्रेंस में, सल्फर एटम का साइज छोटा है और यहां पर आप ऑलरेडी 6 फ्लोरीन जोड़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो 6 फ्लोरीन जोड़ दिया। पर जैसे ही आप ट्रांजिशन स्टेट में जाओगे, आपको पता है पानी अटैक करेगा, और जब पानी अटैक करेगा तो एक और बॉन्ड बनाएगा। अब अगर छोटा एटम हो और पानी ने अटैक करके एक और बॉन्ड बना दिया, 7 इस तरह से बॉन्ड बना दिए, तो कहेंगे ये तो कंबाइन करने की टेंडेंसी ही नहीं थी, और उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, और इस तरह के रिपल्शन को नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो उसकी वजह से कंपाउंड का पानी के साथ अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, और नहीं होगा तो SF6 का हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हो पाता। क्या देखा, CCl4 कैंसिल किया था क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। SF6 को क्रॉस किया है क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाएगा। इस तरह से कुछ कंपाउंड है जिनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, जिनके अंदर आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पा रहे। ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, नीचे वाले ज्यादा करेंगे, अब स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है क्योंकि छोटों में। तो नेक्स्ट वन,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, अगर इनमें कंपेयर करें, नाइट्रोजन की फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या कहेंगे, साइज बढ़ रहा है। पर कोवेलेंट कैरेक्टर तो तब ज्यादा होता है जब केटायन का साइज छोटा हो, और केटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस कहाँ किया, NCl3, फिर PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, ये रहा हाइड्रोलाइसिस। केटायन छोटा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी भी बढ़ता है। और इस ऑर्डर के लिए खास बात ये कही जा सकती है कि यहाँ पर शुरुआत वाले ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में जाते हैं, और उसके बाद ये नीचे वाले दो ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल का मतलब ये होता है कि जहां सारे क्लोरीन एलिमिनेट ना हो पाए और कुछ बच जाए, तो उस तरह के हाइड्रोलाइसिस को हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये होते हैं कंप्लीट में और ये होते हैं पार्शियल में। अच्छा, काम की बात, NCl3 का आपने कहा कि हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा होता है, देखना जरा, पर हम तो जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास तो डिब्बा खाली नहीं होगा, फिर ये आप हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा कैसे कर रहे हो, नाइट्रोजन भी तो सेकंड पीरियड का ही है। NCl3 में अगर चेक करो तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 थे, 3 तो क्लोरीन जुड़े हैं और एक लोन पेयर लगा हुआ है, 3 ये रहे और एक ये रहा, चारों डिब्बे भरे हैं। फिर आपने हाइड्रोलाइसिस कैसे कर दिया, आपने CCl4 को तो क्रॉस कर दिया था, पर आप NCl3 को सबसे ज्यादा कैसे बता पा रहे हैं, समझते हैं। NCl3 की बात कर रहे हैं। NCl3 के अंदर जो हाइड्रोलाइसिस करना होता है, देखो उसमें काम की बात क्या, नाइट्रोजन था, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये मैंने इस तरह का डायग्राम इसलिए बना रखा है क्योंकि ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। नाइट्रोजन के जो हैलाइड बनते हैं उनमें से एक ही हैलाइड है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो है फ्लोराइड, दैट इज NF3। बाकी NCl3, Br3, I3 ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये तो एक्सप्लोसिव है। चलिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 तो उसके साथ क्लोरीन जुड़े हुए हैं और बाकी एक बचा हुआ है लोन पेयर। अब देखो मैं क्या कहूंगा, पानी ने अटैक करने की कोशिश की। अच्छा, पानी जब अटैक करने की कोशिश करता है तो काम की बात सुनिएगा, पानी के पास दो चीजें होती है, एक तो H+ और एक OH-। पूछा जाए अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेस्पॉन्सिबल पार्ट वो होगा जो लोन पेयर लेकर आए, क्योंकि पानी तो अपना लोन पेयर डोनेट करते हुए इसके साथ जुड़ता है, और इनमें से लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो OH है जो अटैक करता है। अब OH ने अटैक करने की कोशिश की, चलो पहली कोशिश तो हमने नाइट्रोजन के ऊपर ही करवाई। नाइट्रोजन के ऊपर जब OH ने अटैक करना चाहा तो हमने देखा कि यार उसके पास तो डिब्बा ही खाली नहीं है, क्योंकि 3 यहां जुड़े हुए हैं और एक यहां जुड़ा हुआ है। दूसरी बात चेक करते हैं, अब जो OH है वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, Cl के ऊपर। Cl के ऊपर अटैक क्यों करवा दिया भाई, पहले भी करवा देते ना, CCl4 के अंदर भी कार्बन के जगह नहीं था तो क्लोरीन के पास तो जगह था, वहां करवा देते। पर आप यहां तो क्लोरीन के पास अटैक करा रहे हैं पर यहां नहीं करा रहे। CCl4 में चेक करो, हम जानते हैं कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का EN ज्यादा है। अगर क्लोरीन का EN ज्यादा है तो क्लोरीन पे आएगा माइनस 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 माइनस, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। SN2 मैकेनिज्म बताती है कि आपको तो प्लस पे अटैक करना है, मतलब आप तो कार्बन पे ही अटैक करने जाओगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग बराबर है। इसीलिए पहली कोशिश तो हमने सेंट्रल एटम पर ही करी, पर अगर वहां जगह खाली नहीं थी तो अब की बार हमने कहां अटैक कर दिया, क्लोरीन के ऊपर। और क्लोरीन के ऊपर अटैक करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो OH और Cl कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, HOCl। HOCl एक एसिड था जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। अभी तक के कंपाउंड जो आप देख रहे थे वो HCl एलिमिनेट कर रहे थे, पहली बार HOCl निकला है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बनाता था, अब की बार OHCl के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, HOCl। कितने क्लोरीन है, 3। अगर 3 क्लोरीन है तो मतलब यहां 3 पानी आएंगे और तीनों के तीनों OH जो हैं वो Cl के साथ कंबाइन करके यहां से टूटेंगे और टूट करके 3 मोल HOCl बना रहे होंगे। तो अगर 3 मोल HOCl है तो यहां चेक करो, ये 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, अमोनिया का। तो यहां पर एक काम की बात, एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर सेंट्रल एटम पर अटैक ना होकर साइड एटम पर अटैक हुआ, वो कौन था, NCl3। नाइट्रोजन के पास डिब्बा खाली नहीं था, कोई बात नहीं, हमने क्लोरीन के ऊपर अटैक किया, और क्लोरीन के ऊपर अटैक किया, इसी वजह से बाकी सब जगह HCl बनता था, पर इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ है, HOCl, जिसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसलिए मैं जो कह रहा था, यहां वालों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, सही चल रहा है एकदम। अच्छा, यहां पर आपने नाइट्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन पर अटैक किया, बताओ अगले में किसके ऊपर करोगे, PCl3 है, क्या कहोगे PCl3 के अंदर, फॉस्फोरस पे कोशिश की अटैक करने की, और फॉस्फोरस के पास डिब्बा भी खाली है, हो जाएगा।
फॉस्फोरस के ऊपर जब क्लोरीन फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करोगे, Cl हटा के OH जोड़ दोगे। फॉस्फोरस कौन सी चार्ज वाला है? +3, और अगर ये +3 वाला है तो कंपाउंड जो बनकर आएगा उसका फॉर्मूला होगा H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड। +5 वाला होता तो क्या बनता है? H3PO4 जिसको हम क्या नाम देते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। एक बार उसको भी समझ लें। वो जो एक और पॉइंट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है? अगर हम बात करते हैं जैसे BCl3 था तो यहाँ आपने क्या बनाया? H3BO3। SiCl4 था तो आपने बनाया H4SiO4। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड जो है वो लिख देता कि आप हाइड्रोलाइसिस करने वाले हो PCl3 का, तो PCl3 जब आप पानी के साथ कंबाइन करते तो आप क्या कहते? ये वाला फॉस्फोरस +3 पर है, पानी में डालोगे तो +3 वाला एसिड बनेगा। +3 वाला एसिड मतलब ये बनकर आएगा H3PO3 और बगल में क्या एलिमिनेट हो जाएगा? HCl, और +3 वाला बना है उसका नाम बनेगा फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम देंगे? फॉस्फोरस एसिड। अगला चेक करो, ये वाला PCl3 था, अगला कंपाउंड मैंने लिखा PCl5। क्या कहेंगे PCl5 के अंदर? PCl5 के अंदर हम कहेंगे कि ये वाला फॉस्फोरस कौन से चार्ज पर है? +5, सेम चार्ज पर जाते हैं। ये +3 वाला गया, ये +4 वाला गया, ये +3 वाला गया, ये +5 पर है। अगर फॉस्फोरस +5 पर है तो +5 वाला एसिड बनाना होगा, और +5 वाला जो एसिड बनता है दिस वन इज H3PO4, नाम दिया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। वहां पर बना था फॉस्फोरस और यहां पर क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड। कौन से चार्ज पर जा रहा होगा? +5 पर, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। PCl5 का एक बार मैकेनिज्म बता देता हूं क्योंकि खास बात जो थी वो इसी के अंदर समझने वाली थी। PCl5 क्या कहोगे? सेंट्रल एटम था फॉस्फोरस जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने क्लोरीन कंबाइन करने हैं? 5। यहां पर आया 1, नेक्स्ट वन इज 2, फिर 3, ये हुआ 4 और यहां हो गया 5, ये बन गया 5, PCl5 बना है। अब पानी आया अटैक करने, आप जानते हो पानी जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो Cl को हटाना है और OH लगाना है। कुल मिला के 5 Cl हैं। अगर आपने 5 Cl को हटा दिया तो आप 5 OH लगा दोगे। अब फॉस्फोरस के पास 5 OH तो रह ही नहीं सकते। हर एक एसिड की एक लिमिट है कि वो कितना OH रख सकता है। फॉस्फोरस वाला जो एसिड है उसके पास मैक्सिमम 3 OH हो सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस का सबसे बड़ा एसिड बनता है H3PO4 और उसके अंदर कितने OH होते हैं? 3। हर की लिमिट है। सल्फर का सबसे बढ़िया एसिड जो अपर चार्ज वाला बनता है वो है H2SO4 और उस पर कितने OH होते हैं? 2। क्लोरीन वाला बनता है HClO4 और कितना OH होता है? 1। और सिलिकॉन वाला जो हम बना चुके हैं वो होता है H4SiO4, कितने OH होते हैं? 4। सबके अंदर नंबर फिक्स हो गया। सिलिकॉन वाले के पास कितना OH हो सकता है? 4। फॉस्फोरस वाले में OH हो सकते हैं 3, सल्फर वाले में OH हो सकते हैं 2 और क्लोरीन वाले में कितना OH हो सकता है? 1। तो फिर डबल बॉन्ड का उल्टा ऑर्डर बनेगा। HClO4 बनाते हो तो कितने डबल बॉन्ड O आते हैं? 3। H2SO4 बनाते हो तो कितने डबल आते हैं? 2। H3PO4 में कितना डबल आता है? 1। और H4SiO4 में कितना डबल बॉन्ड O आता है? 0, क्योंकि सभी के सभी टेट्राहेड्रल है, 4 वैलेंसी पूरी करनी है। सिलिकॉन वाले में 4 OH लग गए, डबल नहीं बनेगा। फॉस्फोरस वाले में 3 OH लगे, 1 डबल बनेगा। सल्फर वाले में 2 OH लगे, 2 डबल बनेंगे। और क्लोरीन वाले में 3 डबल हो गए, 1 OH लगेगा। क्या कह रहा हूं? ये ऑक्सी एसिड का सबसे पहला वाला चार्ट है। क्लोरीन वाला सबसे हायर होता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड, सल्फर वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस वाला फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और सिलिकॉन वाला H4SiO4। तो इनके अंदर OH और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का नंबर हम बता रहे थे। अब अगर बात करें कि फॉस्फोरस के पास 5 OH तो वो चीज स्टेबल ही नहीं होगी। अब देखो कैसे बैलेंस करना है उस चीज को। सबसे पहले पानी आएगा और पानी अटैक करेगा और अटैक करने की वजह से Cl हटेगा और क्या जुड़ेगा? OH। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कौन सा क्लोरीन निकालना आसान है, एक्सियल वाला या इक्विटोरियल वाला? क्या कहोगे? इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा और न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो तोड़ना आसान होगा। इसलिए कौन सा वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा या कहां पर आप Cl को हटा के OH पहले लगाएंगे? एक्सियल वाले पे। क्या किया? Cl को हटा दिया और Cl हटा के OH लगा दिया, फिर से Cl हटा दिया और Cl को हटा के OH लगा दिया। कितने OH एक दूसरे के नजदीक दिखाई दिए हैं? 2। अगर 2 OH होंगे तो 2 OH कंबाइन करके आप यहां से क्या एलिमिनेट कर दोगे? वाटर। और अगर आपने यहां से वाटर को एलिमिनेट कर दिया, चेक करो क्या हुआ। फिर से एक बार डायग्राम को देखो मैंने किया क्या है, एक बार समझ लेना। अगर इन 2 OH को मैं कंबाइन करता हूं तो 2 OH को कंबाइन करके मैं यहां से वाटर एलिमिनेट करूंगा और अगर वाटर एलिमिनेट कर दिया तो बस एक क्या बच गया? ऑक्सीजन।
एक ऑक्सीजन बचा है और 3 क्लोरीन बचे हैं। एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला बनेगा POCl3। फॉस्फोरस था, एक डबल बॉन्ड O था और बाकी के 3 लगे थे क्लोरीन, ये बनकर आ गया POCl3। वो जो 5 ऑक्सीजन के साथ 5 OH लगने वाले थे ना, वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी है, क्योंकि 2 OH को कंबाइन करके तो आप वाटर एलिमिनेट कर चुके हैं और एक ऑक्सीजन बचा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगला पानी ले आओ। अगला पानी लेकर आओगे तो होगा क्या, पानी अटैक करेगा और पानी के अटैक करने की वजह से Cl हटेगा और Cl हट के क्या जुड़ेगा, OH। तीनों क्लोरीन हटा दो और तीनों क्लोरीन हटा के कंपाउंड बनेगा P डबल बॉन्ड O, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH, ये कंपाउंड बनकर आया। दिस वन इज H3PO4। और H3PO4 जिसको हम कौन सा एसिड नाम देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 का फॉर्मेशन कर दिया। तो PCl5 से H3PO4 बनाने का मैकेनिज्म था जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और बीच के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जो स्टेबल टाइप का होता है, दिस वन इज POCl3, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो देखो क्या कहा आपने, देखा कि यहां पर जो हम बात कर रहे थे PCl3 +3 वाले पर जाता और PCl5 +5 वाले पे जाता। चलिए यहां पर आपको क्लोरीन पर अटैक करना पड़ा, पर यहां भी आप फॉस्फोरस पे करेंगे, यहां पर भी आर्सेनिक पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केटायन का साइज छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी भी बढ़ेगा। इसीलिए इनका जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो तो कहलाता है कंप्लीट, और ये वाला जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल। चेक करो भाई, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। अब मैंने यहां जो हेडिंग दिया है वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के लिए है। क्या करेंगे, अगर सारे के सारे क्लोरीन इलिमिनेट ना हो और कुछ क्लोरीन बच जाए तो उस तरह के हाइड्रोलाइसिस को हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल। कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल है, ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। सारे के सारे क्लोरीन इलिमिनेट ना हो और कुछ बच जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। चेक करो भाई, SbCl3 था, क्या कहेंगे, Sb के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 5 में से 3 तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक बचा हुआ है लोन पेयर, तो ये 3 क्लोरीन हो गए और इसके पास एक लोन पेयर लगा हुआ है। पानी ने अटैक किया, पानी अपना लोन पेयर लेकर आया था, उसने अटैक किया है। अच्छा, पानी के पास लोन पेयर है तो मतलब इसके पास डिब्बा खाली होना चाहिए। हाँ, Sb के पास डिब्बा खाली है क्योंकि नीचे आ गए, क्लोरीन के पास करने की जरूरत नहीं है, जहां करना था वहां कर दिया, बाकी जगह सेंट्रल एटम पे ही कर रहे हैं। Cl हटा, और Cl हटा के क्या जोड़ दिया, OH। फिर से Cl हटा के क्या जोड़ दिया, OH। अगर 2 OH एक दूसरे के नजदीक हैं तो यहां से आपने कंबाइन करके वाटर को एलिमिनेट कर दिया। अगर आपने वाटर को एलिमिनेट किया, एक ऑक्सीजन बचा है, एक क्लोरीन बचा है, कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा SbOCl। और SbOCl के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्लोरीन नहीं हटे और कुछ बच गया, और अगर कुछ क्लोरीन बच जाते हैं तो इस तरह के हाइड्रोलाइसिस को हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, 2 एग्जांपल, SbCl3 और BiCl3। सेम प्रोसेस होगा। BiCl3 में क्या कहोगे, 3 क्लोरीन थे, पहला Cl हटेगा, OH आया, फिर से Cl हटा, OH आया, 2 OH एक दूसरे के नजदीक होंगे तो कंबाइन करके वाटर को एलिमिनेट कर दोगे और एक ऑक्सीजन बचेगा, एक क्लोरीन बचेगा, बनने वाला कंपाउंड BiOCl बन गया। ये व्हाइट पर्ल के नाम से जाना जाता है। और सारे क्लोरीन नहीं हटे हैं, कुछ बच गए हैं, तो इस तरह के हाइड्रोलाइसिस को हम क्या नाम देंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। तो देखो क्या कहा, जो काम की बातें यहां पर समझ में आई वो ये थी कि हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर आपको जो कैरेक्टर चेक करना होता है वो कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट। क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो हाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, पर कोवेलेंट कंपाउंड किसकी तरफ जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस की तरफ। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। कोवेलेंट के लिए फेवरेबल, केटायन छोटा, एनायन बड़ा, पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा, और कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी बढ़ रही है। CCl4 को क्यों क्रॉस कर दिया, कहेंगे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, पानी अटैक नहीं कर सकता। SF6 को क्यों क्रॉस कर दिया, कहेंगे इसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस हो गया, इसी वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस करना भी पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे। केटायन का साइज छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इनका होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और इनका होगा पार्शियल। 2 एग्जांपल आए हैं पार्शियल के लिए, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, SbCl3, BiCl3। और क्या कहेंगे, NCl3 में खास बात ये थी कि नाइट्रोजन पर अटैक नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद डिब्बा खाली नहीं था। अटैक कहां हुआ, क्लोरीन के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर अटैक हुआ तो ये वाले बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गए, OH और Cl ने कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर दिया, HOCl, नाम दिया हाइपोक्लोरस एसिड, इस तरह से।
और जब सारे क्लोरीन नहीं हटते, कुछ बच जाते हैं, तो इसको हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस नाम देते हैं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये तरीके थे जिसके थ्रू हम हाइड्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। और एग्जांपल, पी ब्लॉक के अंदर पूरा मैकेनिज्म वगैरह तो इससे आ गया। बाकी पी ब्लॉक के अंदर अलग अलग ग्रुप्स की इक्वेशन को अगर याद रखना है तो उसके लिए भी कुछ जगह पर हाइड्रोलाइसिस हमारे काम में आता है। जैसे कि यहां मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं नेक्स्ट वन, वो है ग्रुप नंबर 18 का। कौन पाया जाता है भाई? ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो मतलब इनर्ट गैसेस की बात हुई है। अब इनर्ट गैसेस वैसे तो ज्यादा रिएक्शन शो करती ही नहीं है, क्योंकि इनर्ट गैस में कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी काफी कम होती है। इनर्ट गैसेस की दो टाइप की रिएक्शन है जो हमें पढ़नी होती है एनसीईआरटी से। एक तो है हाइड्रोलाइसिस, जो हम यहां देख लेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करना, और दूसरी होती है फ्लोरीन डोनर और फ्लोरीन एक्सेप्टर। बस ये दो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो फ्लोरीन देना है या फ्लोरीन लेना है, ये रिएक्शन एक टाइप की होती है। किसके साथ क्या बिहेव करेगा वो पता चल जाएगा, बात करेंगे जब। और दूसरा है पानी के साथ कंबाइन करने का तरीका। तो देखो क्या क्या कहा जाएगा। जब आप बात कर रहे हैं जिनोन के फ्लोराइड्स की, तो जिनोन के फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस जो हमारे काम में आता है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, क्या क्या कहोगे? जिनोन एक इनर्ट गैस थी। ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी की बात करें तो 0 है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट पूरा है, एस में 2 और पी में 6 हो गए। पहली बार फेंकोगे 2 अनपेयर्ड, 4, 6, 8। कोवेलेंसी क्या क्या रहेगी? 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8। आप पढ़कर आए हैं बॉन्डिंग में। हर बार कोवेलेंसी 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ती है। इवन वाली इवन में जाती है और ऑड वाली ऑड में जाती है, 2 के डिफरेंस से। पहला कंपाउंड जो बनकर आएगा वो होगा XCF2। अगला कंपाउंड जो बनकर आएगा वो होगा XCF4। अगला कंपाउंड जो बनकर आएगा वो होगा XCF6। अगला कंपाउंड अगर मैं कहूं XCF8, तो हम जानते हैं कि XCF8 का बनना तो पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस, इतने एटम तो जोड़ ही नहीं पाओगे। 3 फ्लोराइड बना है, XCF2, XCF4, XCF6। देखो क्या क्या करते हैं। जब XCF2 पानी के साथ कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन से बनाता है XeO2 और HF। क्या क्या बनाया? जिनोन, O2 और HF। किस टाइप की रिएक्शन लिखी है मैंने? रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। चेक करो भाई, रेडॉक्स, एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। जिनोन के फ्लोराइड में अगर हम चेक करें तो XCF2 में जिनोन कौन से चार्ज पर था? +2। ये जिनोन +2 से कहां चला गया? 0। +2 से 0 में जाने मतलब रिडक्शन। ऑक्सीजन जो था वो -2 पे था और -2 से 0 पे चला गया। -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन। एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन अगर ये हो गया तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? रेडॉक्स। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। XCF2 रेडॉक्स दिखाता है XeO2 HF में जाकर। XCF4 जब पानी के साथ कंबाइन हुआ तो क्या क्या बनाया? XCF4 जब पानी के साथ कंबाइन करता है तो कंबाइन करने पर जो कंपाउंड बनते हैं XeO3, O2 और HF। जिनोन, XeO3, O2 और HF। क्या कहोगे? एक तरह की रिएक्शन है जिसको हम नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन अगर ये हो तो क्या नाम दिया जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। चेक करो। XCF4 की अगर हम बात करें तो जिनोन कौन से चार्ज पर है? +4। जिनोन जो था वो +4 पर था, यहां 0 पर गया। और XeO3 में चेक करेंगे तो ये चला गया +6 में। +4 से 0 में जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। +4 से +6 में जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन, प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो XCF4 जो करता है वो कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट वन, XCF6 जो होता है ये हाइड्रोलाइसिस पे पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझा सकते हैं, वो होता है। कैसे होगा चेक करो। XCF6 की बात करते हैं। जिनोन था जिसके वैलेंस शेल में कितने फ्लोराइड हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 6 फ्लोरीन जोड़ दिए मतलब एक लोन पेयर रहा होगा। पानी ने अटैक किया। पानी जब भी अटैक करेगा तो क्या होगा? पानी के अटैक करने की वजह से फ्लोरीन हटेगा और क्या जुड़ेगा? OH। फिर से पानी ने अटैक किया, फ्लोरीन हटा, क्या जुड़ा? OH। कितने OH आ गए? 2। अगर 2 OH नजदीक हैं तो कंबाइन करके आपने वाटर एलिमिनेट कर दिया, और अगर कंबाइन करके आपने वाटर एलिमिनेट किया तो वहां पर एक ऑक्सीजन बच गया। और कितने फ्लोरीन बचे हैं? 4। समझ गए? 6 फ्लोरीन थे, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन हटा, OH जुड़ा, फ्लोरीन हटा, OH जुड़ा, 2 OH को कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट कर दिया तो एक ऑक्सीजन बचा और 4 फ्लोरीन बचे। कंपाउंड बन के आया XeOF4, पहला प्रोडक्ट।
कौन से टाइप के प्रोडक्ट बना रहा हूं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो पार्शियल के प्रोडक्ट देखो किस किस तरह से बना रहे हैं। पहला कंपाउंड HCOF4, फिर से पानी का अटैक होगा, पानी का अटैक होगा तो फ्लोरीन हटेगा, OH जुड़ेगा, फ्लोरीन हटेगा, OH जुड़ेगा, 2 OH नजदीक है, कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट हो गया। अगर वाटर एलिमिनेट हो गया तो एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन पहले से था, एक और हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए और 2 फ्लोरीन बचे। कंपाउंड बनकर आएगा XCO2F2। पार्शियल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक सारे के सारे फ्लोरीन नहीं हटे। सारे फ्लोरीन ना हटे और कुछ फ्लोरीन बचे रह जाएं तो इस तरह के हाइड्रोलाइसिस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। आप पहुंच गए हैं XCO2F2 पर। अगली बार 2 फ्लोरीन और है, फ्लोरीन हटाओगे OH लगेगा, फ्लोरीन हटाओगे OH लगेगा, 2 OH नजदीक है, कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट कर दिया। अगर वाटर एलिमिनेट हो गया तो एक और ऑक्सीजन बन गया, कंपाउंड बन के आया XCO3 और बगल में क्या एलिमिनेट हो गए? HF, कंपाउंड बना दिया। कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? जब सारे के सारे फ्लोरीन हट जाएंगे तो उसको हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस कहेंगे? कंप्लीट। और कुछ बचे रह जाएंगे तो वो कहलाएगा पार्शियल। तो ये वाले जो प्रोडक्ट थे, ये फर्स्ट और सेकंड, ये तो है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, और ये जो आखिरी वाला लिखा है XCO3, ये कौन से हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट कहलाएगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो XCF6 जो है वो पार्शियल से कंप्लीट की तरफ जा रहा होता है। क्या देखा आपने? पता चला कि यहां पर जो तीनों हैं, तीनों ने अलग अलग टाइप का प्रोसेस किया है। XCF2 जो है वो रेडॉक्स में गया है, XCF4 गया है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, और XCF6 पार्शियल से कंप्लीट गया है। क्या कहेंगे? पहला जो रेडॉक्स में गया क्या क्या बनाया? XCO2HF डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, XCO3 O2HF। तीसरा पार्शियल और कंप्लीट वाला XCF6 से XCOF4, XCO2F2, XCO3 और साथ में HF। क्वेश्चन डायरेक्ट इनके प्रोडक्ट में से ही पूछे जाते हैं। पूछता है बताओ ये जो 3 रिएक्शन बनाई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बताओ 1 और 2 में क्या कॉमन है? XCO2HF कॉमन चीज है, XCO2 और HF कॉमन है। बताओ सेकंड और थर्ड में क्या क्या कॉमन है? XCO3 और HF, इन दोनों में कॉमन हुआ XCO3 और HF। बताओ फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है? HF। बताओ तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कॉमन चीज क्या हो गई है? HF। क्या कहा? चेक करो। इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कॉमन प्रोडक्ट से। 1 और 2 में XCO2HF, 2 और 3 में XCO3HF, 3 और 1 में HF और सभी में HF कॉमन प्रोडक्ट निकल कर आया। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इसमें से बनकर आता है। क्या क्या कहा था अपन ने? सबसे पहले 3 तरह के ज़ीनॉन फ्लोराइड, कौन कौन सा? XCF2, XCF4 और XCF6। पहला वाला रेडॉक्स, दूसरा वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन और तीसरा वाला पार्शियल से कंप्लीट की तरफ जाता है। प्रोडक्ट बनते हैं XCO2HF, अगला XCO3O2HF, अगला XCF6 से चालू करें तो पहला कंपाउंड बनता है XCOF4, XCO2F2, XCO3 और साथ में HF, पार्शियल से कंप्लीट तक जाते वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सब कुछ हाइड्रोलाइसिस के बारे में, जो कि ज़ीनॉन के कंपाउंड से हमने बनाए थे, उनको बनाने के तरीके और क्या क्या मैकेनिज्म है जिसको फॉलो किया जाता है, उसको बताने का तरीका हमने सीखा। उसी में हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 में, अभी हम इनर्ट गैस की बात कर रहे थे ग्रुप नंबर 18 के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर 17, मतलब हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में भी हमें हाइड्रोलाइसिस समझने होते हैं और एक कंपाउंड होता है जिसको हम नाम देते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। उनके हाइड्रोलाइसिस हमसे पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो इनका तरीका एक बार समझ लो क्या क्या चीज है, क्योंकि नया टर्म हमारे काम में आया पहली बार, इंटर हेलोजन कंपाउंड। 2 अलग अलग टाइप के हेलोजन जब कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको नाम दिया जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। 2 डिफरेंट टाइप के हेलोजन जब आपस में मिलकर कुछ बनाएंगे तो उसी को हम क्या नाम देंगे? इंटर हेलोजन। जैसे क्लोरीन और आयोडीन ने मिलकर बनाया ICL, क्लोरीन और फ्लोरीन ने मिलकर बनाया CLF। तो ये जो अलग अलग टाइप के हेलोजन मिलकर कुछ बनाते हैं ना, उसी को हम क्या नाम देते हैं? इंटर हेलोजन। क्लोरीन और क्लोरीन ने मिलकर Cl2 बनाया था तो हेलोजन था, पर क्लोरीन और आयोडीन ने मिलकर बनाया ICL, तो इसको हमने क्या नाम दिया? इंटर हेलोजन। तो क्या कहेंगे? बिटवीन डिफरेंट हेलोजन जो कंपाउंड बनकर आते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं? इंटर हेलोजन। काम की बात, दोनों क्लोरीन है, डेल्टा EN 0 हो गया, दिस वन इज नॉन पोलर। ICL में EN का डिफरेंस है, दिस वन इज पोलर।
नॉन पोलर और पोलर में देखें तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? पोलर की। इंटर हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्सेप्ट करके अपन ने फ्लोरीन लिखा है क्योंकि वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से आएगा। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि अगर बात करें Cl2 और ICl में तो ये ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज दिस वन इज पोलर। उसमें चार्ज आएंगे, उसमें प्लस माइनस डेवलप होगा और इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स। एक यूज ClF3 और BrF3 ये कुछ इंटर हेलोजन है, आप देख रहे हो Cl और F के बीच में, Br और F के बीच में। ClF3 और BrF3 ये यूज है जो पूछा जा चुका है कि इसको हम काम में लेते हैं इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम के ओर होते हैं, यूरेनियम के दो ओर होते हैं जिसमें से एक को नाम देते हैं यूरेनियम 235 और एक होता है जिसको नाम देते हैं यूरेनियम 238। ये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये एक बार इसके यूज में से क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान रखें। और भी यूजेस वगैरह मिल जाएंगे, एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल पार्ट तो हम पूरे पढ़ लेंगे, काम की रिएक्शन सारी आ जाएंगी इसमें, पर ध्यान रखें जो कुछ जनरल नॉलेज यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट हो, यूजेस वगैरह हो, ये एनसीईआरटी से एक बार देख लेना क्योंकि ब्लॉक्स की एनसीईआरटी हमारे काम में आती है। एस ब्लॉक आप पढ़ चुके हैं पहले, पी ब्लॉक आप अभी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ आप डी और एफ को पढ़ चुके हैं, तो ये ब्लॉक्स जरूर पढ़ने हैं क्योंकि इसी साल जैसे एक एप्लीकेशन पूछ लिया है, पोटेशियम का एप्लीकेशन था एंजाइम वगैरह में एटीपी के अंदर जो कि नीट के अंदर आ गया है, तो ये एप्लीकेशंस हैं, ये यूजेस वगैरह हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एस ब्लॉक का क्वेश्चन था ये, इसी वजह से इनको एक बार ध्यान रखें क्योंकि ये चीज भी वही है। ये एप्लीकेशन था कि यूरेनियम के इनरिचमेंट के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड काम में आता है और आंसर थे ClF3 और BrF3। देखो क्या है यूरेनियम के अंदर, अगर हम बात करें तो दो आइसोटोपिक फॉर्म हमने लिखे हैं, यूरेनियम 235 और 238। नॉर्मल जब भी आपको रिएक्शन करानी होती है आप यूरेनियम 238 काम में लेते हो, 238 जो है वो काम में आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के अंदर। पर अगर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसके अंदर जो यूरेनियम आप काम में लेते हो वो यूरेनियम होता है 235। अब कोई भी यूरेनियम का अगर सैंपल है तो उसके अंदर यूरेनियम 238 ही सबसे ज्यादा होता है, पर अगर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसके लिए हमको यूरेनियम 235 चाहिए, उस सैंपल में ये 2-5% ही होता है। इसको अलग करने का तरीका, उसी को हम नाम देते हैं इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का ओर था, कोई भी ले लो, जैसे वो पिच ब्लेंड वगैरह जो भी आप एग्जांपल लेते हैं U3O8 वगैरह, यूरेनियम का सैंपल था। उसकी रिएक्शन जब आपने ClF3 से कराई तो ClF3 जब इसके साथ कंबाइन हुआ तो इसने UF6 बनाया और साथ में बना ClF। यहां पर UF6 वाला जो कंबाइन करने पर कंपाउंड बना है उसमें से जब आप यूरेनियम को अलग करोगे तो यहां से आपको एक ही टाइप का यूरेनियम यहां पर मिल रहा होगा 235 वाला, क्योंकि ये सेलेक्टिवली यूरेनियम 235 के साथ ही रिएक्शन करता है। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन ले देगा और जो भी करेगा, पर हाँ उसके साथ कंबाइन करके एक को सेलेक्टिवली अलग कर लेगा। और यूरेनियम के सैंपल में यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का तरीका क्या कहलाता है? इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो उसके लिए यूज पूछा था कि कौन काम में आते हैं, ये दोनों एग्जांपल, एक तो ClF3 और एक BrF3। कौन कौन से टाइप के इंटरहेलोजन बनते हैं? तो देखो टाइप ऑफ इंटरहेलोजन यहां पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 4 टाइप लिखे हैं मैंने। कैसे बने होंगे ये 4 टाइप, जरा इनको भी समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5। S में 2 था, P में 5 थे। S के 2 पेयर्ड है, P के 5, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है। एक अनपेयर्ड मतलब कोवेलेंसी 1 हुई, फेंका 3, फेंका 5, फिर से फेंका 7। इवन से इवन में जाता है, ओड से ओड में जाता है। ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी 1, अगली बार 3, अगली बार 5 और अगली बार 7। तो कौन कौन से चार्ज स्टेबल होंगे? +1, +3, +5, +7। चेक करना। ए और बी में मैंने कहा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बी के ऊपर तो आएगा माइनस और ए के ऊपर आएगा प्लस। बी के ऊपर मैंने लगा दिया -1, -1, -1, -1, तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +1। यहां पर कौन सा आ गया? +3। अगली बार कौन सा आ गया? +5 और अगली बार कौन सा आ गया? +7। तो +1, +3, +5, +7 4 टाइप के बनकर आए हैं। क्या क्या फॉर्मूला बना? AB, AB3, AB5, AB7 4 टाइप के इंटरहेलोजन होते हैं। +1, +3, +5, +7। अब पीछे वाले का EN ज्यादा रखना है, आगे वाले का कम रखना है, बनाते जाओ। फ्लोरीन का EN ज्यादा है तो क्या बनेगा? ClF, BrF, IF। पीछे Cl को लगाओगे तो क्या बनेगा? BrCl, ICl। पीछे Br को लगाओगे तो IBr। ऐसे बनाते जाओगे। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? पीछे मोर EN, आगे लेस EN। जैसे AB3 टाइप का
ClF3 BrF3 IF3। उसके बाद क्लोरीन को पीछे लगाओगे, BrCl3 ICl3, इस तरह से बनाओगे। AB5 टाइप के बनाओ, और बन सकते हैं ये, इसलिए जगह छोड़िए। क्या बनेगा? ClF5 BrF5 IF5। आखिरी वाले में दिक्कत है, एक ही बनेगा IF7। क्यों बनेगा भाई एक ही? एक ही इसलिए बनकर आएगा क्योंकि 7 फ्लोरीन जोड़ने हैं। सेंट्रल एटम बड़ा होना चाहिए और साइड एटम छोटा होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम का नाम स्टीरिक हिंड्रेंस। इसीलिए सेंट्रल एटम आयोडीन और साइड एटम फ्लोरीन जोड़ो, IF7 बना दिया, ये स्टेबल है, बाकी नहीं बन पाएंगे। एक बार जब क्वेश्चन आया था तो इनके शेप पूछे थे सिलेक्टिवली, कैसे बनकर आएंगे। क्या कहोगे? ClF, 2 एटम को जोड़ना है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक लाइन में कंबाइन कर दो, क्योंकि 2 एटम तो हमेशा लीनियर जैसे ही कंबाइन होते हैं। ClF3 की बात करें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 1 2 3, बाकी 4 5 6 7। शेप का नाम बनेगा टी शेप, देख सकते हो, टी शेप बनकर आया। ClF5, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे, हमें फ्लोरीन जोड़ने हैं 5। यहां पर आया 1 2 3 4 5, और बाकी ये क्या बच गया? लोन पेयर। शेप का नाम बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम देंगे? स्क्वायर पिरामिडल, IF7। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 फ्लोरीन जोड़ने हैं। यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। शेप का नाम बनकर आएगा, दिस वन इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम दिया? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो क्या क्या कहोगे? इन चारों के शेप, पहला वाला कैसा बनता है? लीनियर। अगला वाला जो बनकर आता है टी शेप, अगला वाला बनता है स्क्वायर पिरामिडल, और अगला वाला बनता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 4 टाइप के इंटरहेलोजन। क्या क्या फॉर्मूला? AB, AB3, AB5, AB7। कौन कौन से चार्ज? +1 +3 +5 +7 बनकर आता है। हाइड्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं, कैसे करना है हाइड्रोलाइसिस, तरीका समझिए। जैसे सबसे पहले वाले एग्जांपल की बात कर लेता हूं, ClF। चलो भाई, ClF था, पानी के साथ रिएक्शन करानी है तो पानी के साथ 2 चीजें आती है पानी में, एक तो H+ और एक OH-। चलो भाई, कैसे अटैक करना है जरा समझ लेते हैं। पानी जब भी अटैक करने वाला होता है तो H+ और OH- में से पानी का कौन सा पार्ट अटैक करता है? OH-, क्योंकि OH- के पास ही तो लोन पेयर है, H+ के पास तो सिर्फ डिब्बा खाली है। ClF में बात करें तो क्लोरीन और फ्लोरीन में हम जानते हैं फ्लोरीन का EN ज्यादा है, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। OH के पास लोन पेयर है, इसके पास डिब्बा खाली है, वहां माइनस है, इसके पास प्लस है। OH ने क्लोरीन के ऊपर अटैक किया, अगर OH ने क्लोरीन के ऊपर अटैक किया तो OH और Cl कंबाइन करके क्या बना दिया? HOCl। क्या नाम बनेगा? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम दिया? हाइपोक्लोरस एसिड। तो फिर ये जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक ने बनाया है ऑक्सी एसिड और एक ने बनाया है एसिड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? एसिड। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला OH के साथ कंबाइन करके ऑक्सी एसिड बनाता है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने तो बनाया है ऑक्सी एसिड, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला था उसने किसका फॉर्मेशन किया है? एसिड। चेक करते चलना, काम की बात। यहां क्लोरीन कौन से चार्ज पर था? +1, तो यहां आपने +1 वाला ही एसिड बनाया है जिसको हम नाम देते हैं HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। सेम चार्ज पे जाना है। क्लोरीन कौन से चार्ज वाला है? +3, अगला वाला है +5 और अगला वाला है +7। +3 वाला HClO2, क्या नाम बनता है इसका? HClO2 +3 वाला है, इसका नाम क्लोरस एसिड। +5 वाला बनाना है तो ये बनाया HClO3 +5 वाला, क्या नाम? क्लोरिक एसिड। और +7 वाला बनाना है तो ये बना दिया HiO4, क्योंकि क्लोरीन का +7 वाला तो बनता नहीं है, ClF7 IF7, इसीलिए +7 वाला था HiO4। क्या नाम दिया? पर आयोडिक एसिड। जिस चार्ज वाला आप यहां पर इंटरहेलोजन बनाओगे वही वाला ऑक्सी एसिड बन जाएगा। क्या क्या बना? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। आयोडीन वाला बना दिया क्योंकि +7 के करस्पॉन्डिंग था। तो तरीका क्या कहता है? जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस करने जाओगे तो जो आगे वाला है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो तो OH के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा? ऑक्सी एसिड। और जो पीछे वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? एसिड। तो एक तो बनाएंगे एसिड और बाकी के क्या बनेंगे? ऑक्सी एसिड। ये तरीके थे जिसको हम इंटरहेलोजन के लिए काम में लेते हैं। बेसिकली इनको जाकर आप जरूर देखें, एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये रिएक्शंस हैं पी ब्लॉक की। इनको
अगर अभी समझेंगे तो आप याद रखने का तरीका भी समझ रहे हैं कि किस तरह से इन्हें याद रखना है, क्या तरीका है, प्रोसेस क्या है, तो ये याद भी रह जाएंगी। वरना बाद में रटना होगा और रटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिएक्शन है भर भर कर है पी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि एस ब्लॉक में तो 2 ही कंपाउंड थे, एक सोडियम का एक कैल्शियम का। डी ब्लॉक में भी 2 ही कंपाउंड थे, एक K2Cr2O7 और एक KMNO4। एफ ब्लॉक में रिएक्शन ही नहीं थी। पी ब्लॉक में सारी की सारी भर भर के हैं, इसलिए ध्यान रखें, इसको रिवाइज करते रहें ताकि रिएक्शन से याद हो जाए। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हेलोजन्स के बीच में कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, पोलर होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं, 4 टाइप के बनते हैं, +1, +3, +5, +7, AB, AB3, AB5, AB7, लीनियर, टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और हाइड्रोलाइसिस में आगे वाला तो बनाता है OH के साथ ऑक्सी एसिड और पीछे वाला बना लेता है एसिड, सेम चार्ज पे चला जाता है। तो ये ऑक्सी एसिड के अंदर जो हम बना रहे थे चार्ज, उस चार्ज को काम में लेते हुए बताने का तरीका था। और ये इंटर हेलोजन के लिए हम पढ़ रहे थे, जो कि एनसीईआरटी के अंदर ग्रुप नंबर 17 में पाया